नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 10 साल वर्सेस 10 साल। पहला 10 साल यूपीए का, जो कि 2004 से 2014 तक चला, और दूसरा 10 साल एनडीए का, जो साल 2014 से लेके 2024 की मई तक चलने वाला है। पीएम मोदी ने कल संसद से ही 2024 में मोदी 3.0 का ऐलान किया। आज केंद्र सरकार की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। यह श्वेत पत्र यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल में आर्थिक कुप्रबंधन पर जारी किया गया। 69 पन्नों के इस श्वेत पत्र में तकरीबन हर एक सेक्टर को लेकर दोनों ही शासनकाल की तुलना की गई है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही थी, और इसके साथ ही इसके कुछ पेपर्स मैं भी लेकर बैठी हूं। साथ ही बैंकिंग, जीडीपी, एफडीआई सहित तमाम ऐसे अलग अलग पैमाने थे जिस पर यूपीए शासनकाल की खामी को उजागर करने की कोशिश इस पत्र के जरिए की गई। इस पूरी रिपोर्ट में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसे कि हाउसिंग, बिजली, पानी, नेशनल हाईवे, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट के लिए किए गए काम की भी तुलना की गई है। और आज यह पूरी तस्वीर लोकसभा में निर्मला सीतारमण की तरफ से रख दी गई है। कल इस पर चर्चा होनी है, लेकिन आज दोपहर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया, या फिर अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहूं तो श्वेत पत्र जारी करने से पहले एक काला टीका लगा दिया गया। इसको लेकर पीएम मोदी ने इसी तरीके से कांग्रेस पर तंज कसा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा उस दौरान, और उस पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पहले आप सुनिए। महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हो वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियाँ देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किया। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब क्या दिया। पहन कर अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। तो आपने सुन ली प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया, और इसमें अब आगे बढ़ेंगे। दहाड़ में कौन कौन से सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा घूमती हुई नजर आएगी, मेहमान कौन कौन है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर। और सबसे प्रथम सवाल ये है कि 2024 के लिए ये श्वेत पत्र कितना बड़ा हथियार है, 2024 के लिए कितना कारगर ये श्वेत पत्र साबित होने वाला है। 2014 के बाद अर्थव्यवस्था में कितना काम हुआ, क्या यूपीए काल में अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, ये सब कुछ एनालिसिस का विषय है। हालांकि ब्लैक वर्सेस व्हाइट की लड़ाई आज नजर आई, और जनता से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई तस्वीरें साफ कर दी गई हैं, और निर्मला सीतारमण का भाषण उस पर चेरी ऑन द टॉप रहा। हमारे साथ कौन कौन है, यासिर जिलानी साहब है बीजेपी के प्रवक्ता, राकेश शेट्टी जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और अब से थोड़ी देर बाद कुछ और मेहमान जो इस चर्चा में हमारा हिस्सा रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले राकेश शेट्टी जी आपके पास आते हुए, क्या अब भी वो लोग उनके घरों पर पत्थर बरसाएंगे जिनके घर खुद शीशे के हैं? नमस्कार सभी को। और सबसे पहली बात, आपने जो सवाल पूछा, आपका ये मानना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो 2014 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकार मिली।
अब सरकार मिलने के बाद भी आप रो रहे हो, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। अरे तो फिर मुंह धो के आइए और काम करिए। एलपीजी सिलेंडर का भाव कांग्रेस के समय में 410 रुपया था, आपने 903 पे ले आए। पेट्रोल का भाव 71 रुपीज था, उसको आप 97 पे लेके आए। 55 था डीजल का भाव, आप 90 पे ले आए। मस्टर्ड ऑयल का भाव 90 रुपया था, 143 में यहाँ लेके आए। आटा का कीमत 22 रुपया था, उसको 35 पे लाए। दूध का कीमत 35 रुपया था, उसको 60 पे लाए। मोदी जी को तो रुमाल लेना चाहिए। आप रोइए और ये कहिए मेरे को सरकार चलाना नहीं आता, जो कुछ हुआ कांग्रेस ने किया, मैं तो रोने के लिए बैठा हूं भाई। मुझे आपने 14 और 19 पे लाया, ये देखिए 10 साल पुराना रिपोर्ट कार्ड। अरे शर्म आनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए बहुमत मिला है, सरकार चलाइए, नौटंकी क्यों कर रहे? और हमारे पास तो जो आज कह रहे ना काला टीका लगाया, प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। पार्लियामेंट पे आते उसको भी इवेंट बनाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसके ऊपर जवाब कौन जिम्मेदार? नेहरू जी जिम्मेदार। आतंकवादी हमले बढ़ रहे, कौन जिम्मेदार? राजू जी जिम्मेदार। अरे भैया खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे या अपने पूर्वजों को ही बोलते रहेंगे? तो ऐसी सरकार नहीं चलाई जाती। आपको बहुमत मिला है, आप बोलिए ना कांग्रेस नालायक थे। आप तो लायक हो, आप चला के दिखाइए। क्यों नहीं दिखा रहे? इसलिए आप लायक नहीं है। आपको हर चीज इवेंट करना है, और इवेंट करने से देश नहीं चलती है। और अच्छा, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल आप अपोजिशन को ऊपर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी। पूरा लाइन से लिस्ट है, जितने लोग भ्रष्टाचारी थे, ईडी का नोटिस सबको आपने ले लिया। इसके ऊपर जवाब दीजिए। बढ़िया बातें कही हैं आपने वैसे सर। यासिर जिलानी जी, अब जिस तरीके से जवाब दिया गया है राकेश जी की तरफ से, अब उनकी शैली में, उनकी बोली में कितनी गंभीरता थी इस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं सीधे सीधे आज आंकड़ों पर रहना चाहती हूं। और इन आंकड़ों के जरिए अगर ये कह रहे हैं राकेश शेट्टी जी कि भाई आपको मौका मिला है, आप सरकार चलाइए, तो क्या वो इस वक्त आपको आशीर्वाद ये भी दे रहे हैं जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दे दिया कि 2024 में भी आप ही सरकार बनाइएगा और आप ही चलाइएगा? ये जो तमाम आंकड़े हैं, इसमें इन्फ्लेशन का जिक्र है, इसमें जीडीपी पर कैपिटा का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का है, इनडायरेक्ट टैक्स रेट का है, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, हार्वर्ड इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, ये तमाम वो आंकड़े हैं जिसमें आप ग्रेटर देन नजर आते हैं, यानी कि आपकी सरकार में इसमें बढ़िया काम हुआ। लेकिन उसके बावजूद भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को सरकार के सर का ताज बनाया हो, लेकिन विपक्ष के पास ये मुद्दे अभी भी जीवित हैं। फिर चाहे आप कितना भी इनको एड्रेस कर लीजिए, इस पर आंकड़े आप कितना भी रख दीजिए, विपक्ष के पास ये मुद्दे बरकरार हैं, और शायद इसके अलावा विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि आज हम श्वेत पत्र पे चर्चा, आपने विस्तार से विस्तृत सारी बातों को रखा, लेकिन जब कांग्रेस से आपने सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, जो उनके अल्फाज थे वो अनपार्लियामेंटेरियन थे। ये बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक जो व्यवस्था थी 2014 से पहले यूपीए की सरकार के दौरान, उसका कुप्रबंधन हर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर, आपने खुद डिटेल में बताया है कि कितनी हालत उस वक्त चरमराई हुई थी, उस पे श्वेत पत्र आ रहा है। और श्वेत पत्र को कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए कि इसमें कोई किसी तरह की, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, जिलानी साहब सुन पा रहे हैं। श्वेत पत्र में किसी तरह की जो बात रखी जाएगी वो सच आधारित होती है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के हालात ऐसे हो गए कि रटी रटाई चीजों को आके, कि हमने अगर पब्लिक ने हमें हटा दिया, आपको लाए, तो हमने वो काम किया है जो आज भारत के लोग ही नहीं सराह रहे हैं, दुनिया देख रही है भारत की तरफ। भारत जिस तरीके से विकास के, प्रगति के पथ पे चल रहा है, दुनिया उसकी को लोहा मान रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश भारत के नेतृत्व के साथ खड़े होने के लिए उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपने जिन जिन सेक्टर की बात करी, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ कहां जा रही है, कभी क्या यूपीए सरकार के वक्त या कांग्रेस ने सोचा था कि किस प्रगतिशील हमारी जो प्रगति हो रही है, लोग हम मजबूत हो रहे हैं दुनिया में, उस पे हम चर्चा
करने की बात कर रहे हैं, और आपका जो पूरा कार्यकाल था उसमें जो गड़बड़ झाला हुआ था, उसमें जो घोटाले हुए थे, जिस तरीके से आपने सारे कार्यक्रमों को घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी थी, उस पे जनता तक ले जाना हमारा कर्तव्य है, और वही श्वेत पत्र का आधार है। और उसी आधार पे कल सारी बातें आपके सामने आएंगी। ठीक है, कल इस पर चर्चा होगी। आज तो श्वेत पत्र रख दिया गया है बिल्कुल, और उसमें काफी डिटेल्स है, समय भी दे दिया गया है कि भैया चर्चा में शामिल होइए, अपनी तरफ से भी बताइए कि आपको इस पर ऑब्जेक्शन क्या है। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन भास्कर जी, ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि संसद में जो कहा जाता है वो कितना फैक्टफुल रहता है। इसको लेकर मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ये सब जानते हैं कि श्वेत पत्र क्यों जारी होता है, कब कब कर सकता है, इसकी लीगैलिटीज क्या है और क्या नहीं है, इन सब पे ना जाते हुए, लेकिन ये तमाम आंकड़े जब सामने रखे गए तो ये कंपैरिजन तो होगा, और ये सीधा सीधा संसद के माध्यम से क्या 140 करोड़ भारतीयों के साथ संवाद नहीं किया गया है कि हमने 10 साल में देश को कहां से कहां तक पहुंचाया, और अगर पिछले 10 साल का आप कंपैरिजन करेंगे और आगे ऐसा कोई बदलाव होता है तो देश की स्थिति होगी क्या? देखिए पूर्णिमा जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण, कानून का विद्यार्थी होने के कारण, जितना मेरा अध्ययन क्षेत्र, जितना मेरा 29-30 साल का राजनीतिक सामाजिक जीवन है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो सरकार का, किसी भी सरकार का जो वापसी होती है वो होती है केवल उसके कार्यों के आधार पर, जो जनता से किए उसके वादे के आधार पर होती है। यूपीए का क्या कार्यकाल रहा, कुछ ना कुछ कभी रही होगी कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी है प्रवक्ता जी, उनकी मैं बात को सुन पा रहा था, जो उनका निबंध था मैं सुन पा रहा था। मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मेरे 5-6 क्वेश्चन है जिन बातों को लेकर वो लोग जनता की अदालत में गए थे, उनमें क्या क्या स्टैंड रहा, क्या क्या जनता ने झेला है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष आएगी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए, और आज स्थिति क्या है मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इजराइल हमारे युवकों को, युवतियों को नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, एक प्रदेश जिसमें कि युद्ध की स्थिति हो, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो फेल है उनको नौकरी देने में। मैं पूछना चाहता हूं इनके जितने सांसद हैं, जिलानी साहब आपकी बात का जवाब दें, आपकी बात का जवाब दें, लेकिन एक सेकंड जिलानी साहब, जिलानी जी एक सेकंड, मुझे बहुत हैरानी होगी, बस एक सेकंड रुकिएगा साहब। लेकिन भुवन भास्कर जी, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्योंकि आप इतने एक्सपर्टीज हैं इसीलिए आप इसको खुद क्लेम करते हैं। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जब सरकारें गिरी तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2014 में जो बदलाव आया, वो बदलाव क्यों आया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आया। 2019 में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा विपक्ष के पास उठाने के लिए था नहीं। 2024 आते आते आपने क्या मुद्दा लिया? महंगाई का मुद्दा लिया। उसको एड्रेस किया, प्रधानमंत्री ने खुलकर नहीं किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले महंगाई कैसी थी, आज महंगाई कैसी है। मैं कहती हूं कि आपको महंगाई के आंकड़े नजर नहीं आते क्या इस श्वेत पत्र में? आपको बाकी जिन एक एक करके डिटेल्स, आप स्टार्टअप्स की बात करिए, सब मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, प्रोडक्शन की बात करिए, इन्वेस्टमेंट की बात करिए, ग्लोबली आप देखिए कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कि इंडिया हब बनकर सामने आ रहा है। आपको ये सब नजर नहीं आता, या आप इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, या भारत की विकास गाथा को आप जानते बूझते हुए इग्नोर करने की स्थिति में इस वक्त हैं, क्योंकि मुद्दा हमको राजनीतिक बनाना है? पूर्णिमा जी, देखिए जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ वो इस देश के नौजवानों का मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जो प्रदेश, एक देश है जिसमें युद्ध की स्थिति है, हमारा नौजवान फिर डिरेल हो गए आप भास्कर जी, फिर डिरेल हो गए आप, डिरेल हो गए। वापस आ जाइए इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को आज श्वेत पत्र में शामिल किया गया है। अगर आपके पास इसको लेकर काउंटर है सर, इसको लेकर अगर काउंटर है तो प्लीज रखिए सर, मैं उसको सुनना चाहती हूँ आज। मैं उसी विषय पे कहना चाह रहा था। लेकिन मुझे बहुत मैं रोकना चाहूंगा। मैडम, आपने भारतीय जनता पार्टी को, मैडम पूर्णिमा जी सॉरी टू से, आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैं इनको महिलाओं की बात बताना चाहता था। मेरी बात भुवन भास्कर जी, मैं कह रही हूँ कि श्वेत पत्र पे चर्चा कीजिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट पे करिए चर्चा। आज पूरा 1 घंटा समर्पित है उस पर। अभी मुझे युद्ध के क्षेत्र की बात नहीं करनी है साहब। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या ये जितनी भी बातों का जिक्र किया गया, ये सब भारत देश में होते हुए पिछले 10 साल में नजर नहीं आए क्या? ये सब झूठ है क्या? जो आंकड़े सदन में रखे गए ये गलत है क्या? गुमराह करने की कोशिश की गई क्या 140 करोड़ भारतीयों को? अगर हाँ तो बताइए।
मैं वही कहना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में जो 140 करोड़ की जनता ने जो मुद्दे पे लेकर इनको सरकार को बनाने का मौका दिया था, इनमें सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने बेटी को इजराइल भेजने का काम कर रहे हैं क्या? ये वो गरीब लोगों को बच्चे ही वहां पर युद्ध क्षेत्र में जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मणिपुर की घटना घटी, क्या वो इस देश के हमारी जो मातृशक्ति है उनके लिए अच्छा विषय है? जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार में, वो एक अच्छा विकास है? या मैं पूछना चाहता हूँ, जो बहुत हुई महंगाई की मार कह के ये लोग आए थे, उसका क्या हुआ? आज देखिए महंगाई की हालत क्या है। उसका जवाब आपने शायद सुना नहीं, उसका जवाब आपने सुना नहीं। मैं आती हूँ भुवन भास्कर जी, और यासिर जिलानी जी शायद अभी है नहीं, जैसे ही वो ज्वाइन इन करेंगे इसका जवाब मैं उनसे लूंगी। लेकिन इसी बीच में समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर चौगांवकर जी आपके पास आते हुए, और मैं इसको बहुत बारीकी से इसलिए समझना चाहती हूं क्योंकि सरकार ने आज आंकड़े रखे। जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आप हवाई बात मत करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है इसको आप बताइए। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो श्वेत पत्र में सामने रखे गए, क्या इनको नकारने की स्थिति में विपक्ष खड़ा है? और सबसे बड़ी बात सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक रहा है। महंगाई जैसे मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने सदन में संबोधित करते हुए कंपैरेटिव स्टडी रखी, 140 करोड़ भारतीयों से सीधा संवाद किया। विपक्ष की पोजीशनिंग इसके बाद क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब तो यूपीए की सरकार थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। 10 साल के उनके कार्यकाल का जो परिणाम जनता ने लगाया था वो देश को मालूम है। कांग्रेस को विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किया, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। क्या विपक्ष के पास यह समय नहीं था कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय वो अपने 2004 से 2014 के कार्यकाल का जिक्र करते, प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कार्यकाल से उसका तुलना करते, उस समय वो अपनी पूरी इकोनॉमी जो थी 10 साल की वो लेकर आते और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर कर देते। वो जनता के बीच गए, जनता ने उन्हें 52 से 42 पे बिठा दिया। दूसरी बार फिर विपक्ष नेता बनने लायक सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि 2004 से लेकर 2014 तक का यूपीए का कार्यकाल कैसा था, और 2014 से लेकर 2024 तक का जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल है वो कैसा कार्यकाल रहा है। अब प्रधानमंत्री इस बात की हिम्मत कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि देश की जनता को जानना चाहिए, जो पहली बार मतदान करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन्हें यह बात मालूम होना चाहिए कि देश 10 साल का कुशासन से कैसे पीड़ित रहा, देश की इकोनॉमी कैसे कमजोर थी, देश की व्यवस्था कितनी निचर थी। आज अगर प्रधानमंत्री यह बात सामने लाना चाहते हैं, केंद्र सरकार लाना चाहती है, तो विपक्ष को इस बात का दबाव देना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल काम नहीं किया था तो क्या विपक्ष को किसी ने रोका था? क्या वो उसके खिलाफ ब्लैक पेपर लेके आते? जब केंद्र सरकार श्वेत पत्र लेकर आ रही है तो वो कहते हैं हम ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। 10 साल के प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह के देश की क्या दुर्गति हुई थी। 12वें नंबर से देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पे आती है और मनमोहन की सरकार अपनी पिठ थपथपाती है। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भारत आज 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि डंके की चोट पर कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा, और सबसे बड़ी बात साहब मैं वही कह रही हूँ कि आंकड़े संसद में रखे गए हैं। एक बार को जब रैलियां होती हैं उस दौरान जो बातें कही जाती हैं, चुनावी रैलियां, एक बार को मैं कहती हूँ कि उसको आप एक्सक्यूज कर दीजिए। ये आंकड़े संसद में रखे गए हैं। आप जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने इसको बढ़ावा दिया, और न सिर्फ स्टार्टअप्स, आंकड़े कोई भी देखेगा उस वक्त के दौरान 350 नंबर और अब 1,17,257, इस डिफरेंस को कौन इग्नोर नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ बाकी और आंकड़े यहां पर हैं, लेकिन उसी बीच में सुनील कौशिक जी आपके पास और उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगी, फिर राकेश शेट्टी जी आपसे जवाब लूंगी। सुनील कौशिक जी, अभी जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें सबसे बड़ी बात ये, डाक धब्बे क्या होते हैं? कोल ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, शारदा चिटफंड, आइनेक्स मीडिया केस, एयरसेल मैक्सिस, एंट्रिक्स देवास, लैंड फॉर जॉब, पंचकुला, गुरुग्राम जमीन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जमीन। मैं ये लाइन से पढ़ती जाऊंगी तो ये फहरिस्त खत्म नहीं होती। आप देश की जब बात करते हैं, उस देश को खोखला क्या करता है? भ्रष्टाचार उसको खोखला करता है, और वही भ्रष्टाचार
एक एक नाम के साथ आज एक बार फिर से सामने रखा गया कि यूपीए सरकार के दौरान क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ। बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है चुनावों का। ये देखो पूर्णिमा जी, जो भी आपने नाम गिनाए, ये सरकार को तो बताना पड़ेगा 10 साल में किया क्या इन घोटालों में, कि जो घोटाले लगे, जो आरोप सरकार ने लगाए, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, जो जांचें हुई, उनका निचोड़ क्या आया, ये सरकार बताएगी ना। तो ये घोटाले के नाम तो गिना दिए, अच्छी बात है। इन घोटालों में हुआ क्या, कितने लोग आज जेल में हैं, कितने लोगों को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, कितने लोग बाइज्जत बरी हो गए, ये सरकार को बताना चाहिए ना। मुझे लगता है ये थोड़ी सी कमी है। घोटाले के नाम के साथ साथ ये भी कह देती सरकार कि इतने लोग जेल में हैं, इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, थोड़ा सा और अच्छा होता। दूसरी बात, इस देश की जनता ने एक एक दशक 10-10 साल दोनों पार्टियों को दे दी। ईमानदारी से तुलना होनी चाहिए कि 2004 में जब कांग्रेस के हाथों में देश सौंपा तब स्थिति क्या थी, और 2014 में जब आपसे लिया गया तो इन 10 सालों में आपने किया क्या। होनी चाहिए तुलना, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसी पे बहस चर्चा होनी चाहिए। वही 2024 का चुनाव होगा। अब ये कहने को नहीं है कि 5 साल हमारे 10 साल आपके। अब दोनों पार्टियों के पास 10-10 साल रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गिना रहे थे कि साहब 2014 में हमने छोड़ा, ये 2024 में यहां लाके खड़ा कर दिया। पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि 2004 में आपको क्या दिया, 2004 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 2004 में आटे का भाव क्या था, 2004 में गैस सिलेंडर की क्या रेट थी। ये चर्चा होनी चाहिए ना कि 2004 में हमने ये दी। रोका कांग्रेस को ये बताने से? नहीं, मैं वही वो नहीं कह पा रहे ना, वो कह ही नहीं पा रहे। कहा कि कहिए, वो क्या दिक्कत है? बिल्कुल कहना चाहिए उनको। इसमें कहेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, इसमें वो नहीं कहना चाहेंगे। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो तो 10 साल उन्होंने समर्थन दिया है कांग्रेस की सरकार को, बच नहीं सकते। वो सहपाठी रहे हैं उसके सरकार के, भले ही आप चाहे जैसे इक्वेशन कुछ भी तो वो सारी चीजें हो भास्कर साहब, लेकिन साथी तो रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई भूमिका में नजर आए हैं। जल्दी से प्रेम कुमार जी आपसे एक प्रतिक्रिया, और उसके बाद यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पर आपका क्या टेक है? ये जो कंपैरिजन आज आया और इसको लेकर ये कह दिया प्रधानमंत्री ने कि ठीक है, कोई भी शुभ कार्य करते उससे पहले काला टीका लगाया जाता है, वो कांग्रेस ने लगा दिया। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आप मुझे जरा ये कंपैरिजन बताइए कि आपको इन फैक्ट्स पर, इन फिगर्स पर क्या दिखता है? दोनों बातें हैं पूर्णिमा जी। ब्लैक और वाइट दोनों के मतलब अलग होते हैं। सरकार हमेशा वाइट लाती है क्योंकि सरकार है, वो राजनीतिक दल, ये गैर आधिकारिक बातें होती है तो वो ब्लैक बोला जाता है। लेकिन सरकार हमेशा श्वेत पत्र ही लाती है। तो श्वेत पत्र अपनी सरकार का लाना ये गरिमामय होता है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई बीती सरकारों का श्वेत पत्र लेकर आ रहा है। तो इसके हालांकि ठीक है, ये लाने से अगर गलत है सरकार तो बैकफायर करेगा, पर नहीं लाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है ना सर, नहीं लाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार लाया गया है, ऐसा होता ही नहीं है। अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी किया जाता है, ऐसी परंपरा है। दूसरी सरकार का जिसका आप चुनाव जीत चुके हैं उसका आप ला रहे हैं। ये श्वेत पत्र भाई 2019 में क्यों नहीं आया, इस बार आया। तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन इस क्वेश्चन को उठाते हुए मैं कहता हूँ, जिसे आंकड़े ठीक है, 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिला, ये सब लोग जानते हैं, सब तारीफ करेंगे कि मिला। लेकिन उसी आंकड़े का दूसरा पहलू भी तो है कि 56%, 56.5% लोग ऐसे हैं जो 4 से भी कम सिलेंडर ले पाए, और 12% लोग ऐसे हैं जो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए, और लगभग इससे थोड़ा कम परसेंट है, 1 करोड़ के लगभग संख्या होती है जो कि एक बार सिर्फ रिफिल करा पाए। तो ये बताता है कि हमारे देश की आम लोगों की क्रय शक्ति क्या है। और उसके बाद में यह संख्या बढ़ जाना किसी चीज का, स्टार्टअप्स की संख्या बता देना, ठीक है, संख्या सही है। लेकिन आप क्या बोलते हैं, मुद्रा योजना दे करके भी आप उसको भी स्टार्टअप बता देते हैं, ये फिर घालमेल हो जाता है। उसके बाद आप स्टार्टअप्स बताएं तो स्टार्टअप्स में खड़े कितने हुए और बर्बाद कितने हो गए, वो भी तो आंकड़ा दीजिए। 25,000 लोन लेकर के स्टार्टअप शुरू होता है क्या? वो तो मोबाइल खरीद के खत्म हो गया, बैंक को पैसा भी नहीं चुकता हुआ। पहली बार इस देश में सरप्लस मनी जो रिजर्व बैंक के पास थी 1,76,000 करोड़ नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो भी बताया जाना चाहिए। क्यों लिया, बताइए क्यों लिया प्रेम जी? पैसे लिए, ये जानते हैं, उन अपने घर ले जाने के लिए ले लिया?
तो बताना चाहिए ना क्या अरे किया, आप घर बताइए ले ना, जाए कि इतने कहाँ किया? जानकार हैं प्रेम कुमार नहीं, जी, नहीं। बताइए जरा क्यों लिया होगा, ये बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो भी किस बता लिए? रहा हूँ, देश वो में भी खर्च करने के लिए लिया होगा सुनिए, ना। देश पर क्यों खर्च लिया? क्या होता है? क्यों लिया, क्यों खर्चा अब बोलने करना है दीजिए। देश पर? वो भी हम बता क्यों देते हैं करना है? आपको। 1,76,000 करोड़ का बाइफर्केशन जो है, उसमें से 70,000 करोड़ तो आपने बैंक को के बही खाते को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया, अच्छा। ठीक है, और भी सारी चीजें। हम ये और कहते ये हैं कहाँ पाया जाएगा जो आप बता रहे हैं क्या प्रेम बात जी? कर रहे हैं? कहीं ऑथेंटिकेट इसको कर नहीं, सकते हैं? ऑथेंटिकेट है, कहीं कर सकते हैं मैं इसको बोलिएगा तो authenticate? आप कहीं के भी दूसरे में आंकड़े। बात कीजिए, मैं जिलानी साहब, निकाल इसका दूंगा, जवाब मोबाइल में दीजिएगा। निकाल, मोबाइल से जिलानी साहब, निकाल इसका दूंगा। जवाब दीजिए। ये आंकड़े निकाल दूंगा मैं आपके सामने, ऐसे हाँ, क्यों प्रेम authenticate, बोल रहे हैं? authenticate करिएगा। प्रेम कुमार जी को मैं बिल्कुल। बड़ा हाँ, जिलानी साहब, प्रेम कुमार जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अरे, इनकी इतना मत विश्लेषण जानिए को भी कि किसी मैंने पार्टी का बता कई बार दीजिए, आपकी चैलेंज आदत किया है, ऐसे ही ये बोलते टीवी हैं पे आके कुछ भी बोलते हैं, चैलेंज करिए तो जवाब नहीं देते। मुझे हैरानी होती है, कम से कम आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़िए प्रेम जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, अच्छा विश्लेषण सीनियर कभी कभी पत्रकार करते हैं। व्हाट्सएप में पढ़ के आप बनता है कोई देश क्या? अगर तरक्की कर रहा है, आप देश दोहरी प्रगति बातें कर बोल रहा रहे है हैं। और अपनी देश बातें 1,76,000 लांछन करोड़ क्यों लगा आपको रहे हैं? याद है, लेकिन वो किस लांछन क्यों मध्य लगा में रहे हैं? आके चीजों को लगाया जा रहा है, उस पे आप कभी चर्चा करना नहीं चाहेंगे। देश तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर के अंदर अगर आप चर्चा करें तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है इस वक्त जो निचले पैदान पे है। सारे सेक्टर हंगर जिस इंडेक्स पे में जो कहाँ भी खड़ा है कार्यक्रम अब तक बताइए? प्रधानमंत्री ने बताइए कर्तव्य कहाँ मान गए? के लिविंग क्रियान्वित स्टैंडर्ड में किया कहाँ खड़ा है, है? वो पर नीचे कैपिटा जमीन इनकम पे में कहाँ खड़ा है? जनमानस के लिए बता उतार दीजिए, रहे आंकड़ा रख हैं दीजिए। और जनमानस खुश है। उसका एग्जाम्पल प्रेम जी मैं आपको दूं। प्रेम जी, पिछले चुनाव से बड़ा उदाहरण तो आप पेश नहीं कर सकते ना। चुनाव उदाहरण अगर नहीं है, लोगों में आंकड़ों की नाराजगी बात है, हो रही है। लोग गुस्सा चुनाव है में सरकार कोई से, पार्टियां तो जीतती है, कोई गुस्सा हारती है। सरकार के खिलाफ यहाँ चुनाव आंकड़ों की में बात कर निकाला रहे हैं, जाता सही है। और गलत की बात आप कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, सारे इन्हीं मुद्दों पे आपने सरकार चुनाव को तो आप घेरा पुलवामा था। के नाम पर इन्हीं भी जीत मुद्दों पे सकते आपके हैं। बड़े बड़े इन आंकड़ों पर आंकड़े, चुनाव- डाटा आप लेके चुनाव आए एक थे। और different सवाल चीज है। उठाने वाले उस पर भी सवाल रोजगार एक नहीं different मिला, चीज है। और सवाल उठाने वाले सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन क्यों प्रेम प्रेम कुमार जी, जी? जनता क्यों नहीं ने उठेंगे? आज जनता तक ने वो प्रधानमंत्री बिल्कुल के सही बात है, कार्यक्रमों अभिव्यक्ति पे की मोहर आजादी इसी लगाया देश में हो और सकती है, इस सरकार तरीके बनी। से। तो सही अभिव्यक्ति कह की रहे हैं आजादी क्या आप। नरेंद्र इसी मोदी तरीके की से हो सरकार ने सकती दी है है सर, क्या? इसी तरीके से हो सकती है कि सेना पर भी अभिव्यक्ति की सवाल उठा आजादी दिया हम जाए। सबकी है। अभिव्यक्ति हमने की लड़ के आजादी पाई है। और इनकी आवाज लोकतांत्रिक नहीं आ रही है मुझे। व्यवस्था, इसी देश में बड़ी फ्रीडम है सर, बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, देखिए होनी चाहिए। अभी भी प्रेम कुमार जी हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है फ्री 2019 के बाद, लेकिन जो सूची जारी करता है वो कौन है? प्रेम कुमार जी। कहां से जारी होती है? क्या आप इसको ईमानदारी से मानेंगे कि अभी भी व्यक्ति हमारे देश का कोई भूखा सो रहा है? अब भूख से मर रहे हैं। कौन, कहां? बताओ ना एग्जाम्पल। आप बात करते हैं, आप बताइए ना कहां सुसाइड कर रहे हैं। कितने? सुसाइड तो हंगर इंडेक्स पे किसानों तो की नीचे पे आ सुसाइड, जाएंगे। 80 बेरोजगारों करोड़ की लोगों को सुसाइड। खाना देने के बावजूद भी हंगर इंडेक्स पर नीचे आ जाएंगे। बताइए किसने जिलानी। जारी की ये लिस्ट? अब लिस्ट जिलानी में अरे जारी अब जाने वाला गलत हो आप गया। जैसे लोग जारी कर देते होंगे तो अलग बात है। ये कोई भी सीधा साधा व्यक्ति भी ये स्वीकार ये नहीं करेगा मुझे- कि 80 मुझे करोड़ लगता लोगों है को पुणे खाना देने के बाद भी हंगर इंडेक्स पे हम पाकिस्तान से नीचे, बांग्लादेश से नीचे जा सकते हैं क्या? ये हास्यास्पद बात है ये, और उन पर आपको चर्चा शर्म टीवी पे आती है बैठ के आप कर रहे बांग्लादेश हैं। पाकिस्तान से कंपेयर होने पर? अरे कैसे, वहां भी लेकिन नहीं आंकड़े मिल तो रहा। आंकड़े अरे हैं। वे आंकड़े क्या है? मैं आपसे आंकड़ों पूछ से रहा हूं। क्यों भाग रहे अरे हैं? आंख का अरे अंधा, शर्म आनी आंख चाहिए का कि अंधा, अगर हिंद- अगर आंख हंगर का इंडेक्स में अंधा भी नीचे- बता देगा अगर व्यक्ति का 80 बांग्लादेश करोड़ हमसे लोगों आगे को जा रहा खाना है तो देने हमारे के लिए बावजूद शर्म की भी बात है। हंगर इंडेक्स पे कोई नीचे आ ही नहीं सकता। कोई भी बता देगा व्यक्ति। ये आप कौन सा थ्योरी लेके बैठ अरे गए? मैं बता, अब मुझे कहां से बता ये दीजिए दावा ना। कर दिया आपने? आप मुझे बता दीजिए, ये दावा कहां से आप कर मुझे दिया कि बता हंगर दीजिए, इंडेक्स गरीबी नीचे आ ही रेखा, नहीं सकता? गरीबी रेखा से नीचे 25 करोड़ आ गए, इसलिए 80 कि करोड़ झूठ लोगों बोले को जा खाना रहे दे रहे हैं, और आप अभी भी हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। 23-25 अभी करोड़ भी लोग आप गरीबी अभी भी रेखा आप से ऊपर आ गए, 2014 तो फिर 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं रहेगी। 2014-15 की बात कर रहे हैं आप, और आप बैठ झूठ के बोला जा रहा है, या तो 2024 25 करोड़ की में बात आप बैठे गलत है, या 80 हैं। करोड़ की बात 2024 गलत है। बिल्कुल गलत है। दोनों में कोई एक अरे झूठ कोई है। भी व्यक्ति बता देगा ये। ठीक है, एक एक किसी सेकंड, एक किसी एक चलते हुए सड़क पे दुनिया को व्यक्ति झूठ बोलने से पूछ लेंगे पहले आप, अपना ये झूठ वो क्या पकड़िए। कहते हैं। दूसरी बात, आर्यू शेट्टी साहब। प्रदेश की हर सरकारों ने, चाहे कुप्रबंधन कांग्रेस था, की जो सरकार हो, अर्थव्यवस्था का चाहे भारतीय कुप्रबंधन जनता था, पार्टी की सरकार उस पे हो, चर्चा कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हर मरने सेक्टर पर के में फेल होने के बाद उस पे श्वेत पत्र आ रहा किया है, उन्होंने उस पे जिम्मेदार। चर्चा एक कल सेकंड, होगी। एक उस सेकंड, आज सुनील पेश कौशिक जी, किया है एक निर्मला सेकंड। सीतारमण जी ने, जिलानी साहब, हम उस आप पे चर्चा बोलिएगा करेंगे। सर, सुन नहीं पाया आपको, आप बोलिए।
देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये डाइवर्जेंट टैक्टिक्स दोनों पैनलिस्ट करके आपस में जो हमारा आज का मुद्दा है, जिस श्वेत पत्र पे आज संसद के पटल पे निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने रखा है,
हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन 2004 के बाद यूपीए के कार्यकाल में जिलानी साहब, मैंने जो रहा इसीलिए है, तो और सवाल जिस की तरीके शुरुआत से इसी के साथ की खुलेआम, थी कि जो सरेआम आज लूट फैक्ट्स रखे थी। गए हैं, जो फिगर्स है, अगर नहीं, इसमें नहीं, कुछ गलत है तो पूर्णिमा बताइए। मैं उसको सुनने के लिए जी। पूरी तरीके से तैयार हूं कि इसमें कुछ गलत है तो आप यहां पर बताइए, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। नहीं, इसमें नहीं तो इस पे बात कैसे करेंगे? इन्हें मालूम है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने उस पूरे कार्यकाल का भ्रष्टाचार देखा है, उसके समर्थन में तो लोग आके बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं। आप नेगेटिव जो नैरेटिव ये लोग तैयार कर रहे हैं, उससे आप किसी का भला नहीं कर सकते। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे जनता विश्वास कर रही है। उनके कार्यक्रमों को जनता हाथों हाथ लेती है और गारंटी मान के आज के डेट में भारत में मोदी जी अगर किसी कार्यक्रम की बात करते हैं तो वो गारंटी मानी जाती है सीधे सीधे। और आप इसी आधार पे 2024 के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। उस चुनाव की रणनीति आप सिर्फ पलट के जवाब देंगे, पलट के उसी तरह की बात करेंगे जो पिछले आप 18 से 19 चुनाव के दौरान आपने आजमाया हुआ है और आप हारते रहे, तो आपको इस बार भी बुरी तरीके की हार मिलने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का दौर ठीक है, यहाँ 1 रुपए जाता है तो नीचे 1 रुपए पहुंचता है। इनके कार्यकाल के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त में 1 रुपए जाता था, 85 पैसे बीच के बिचौलिए खा जाते थे, 15 पैसे पहुंचे। वो खुद उन्होंने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कथन नहीं है। तो ये सच्चाई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर भारतीय जनता को शेट्टी जी इस पर जानकारी देनी चाहिए। शेट्टी जी, बीजेपी तो ये कह चुकी है कि यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल रही है। आती हूँ जोशी जी आपके पास उसके बाद, लेकिन 2024 का चुनाव सामने है और शीशे की तरह एकदम साफ क्लियर पिक्चर सरकार की तरफ से रख दी गई है कि बीते 10 सालों में जब आपकी सरकार रही क्या हुआ, जब इनकी 10 साल में सरकार रही तो क्या हुआ। 2024 का चुनाव सर पर है। क्या आपको लगता है कि ये डेंट कांग्रेस को करेगा? साथ में बाकी चुनौतियां इस वक्त जो आप लेकर चल रहे हैं, बीजेपी की इस चुनावी रणनीति को कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ये 10 साल में बुरी तरह फेल हुई। मैंने कोई एक पैनलिस्ट ने कहा कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, आटा, मिल्क का सबका कंपैरिजन मैंने दे दिया कि जो रेट है वो डबल से ज्यादा हो चुका है। शायद उन्होंने सुना नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि राजीव गांधी के समय पे 55 पैसा जनता के पास जाता था। इन्हीं के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल में और सीतारमण जी भी दोनों भी बुरी तरह फेल हो चुके हैं। फिर भी आप लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। तो पूर्णिमा जी मुझे बताइए कि एलपीजी का भाव अभी ज्यादा है कि हमारे समय पे ज्यादा था? पेट्रोल, क्रूड ऑयल का भाव सबको पता है आधा हो चुका है, आज 100 के ऊपर चला चुका है। इस पे आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कमजोर पड़ता है, आप बीच में बात कर लेती है। ये आपकी ऑडियंस देख रही है। आप थोड़ा अरे सरकार ऑडियंस तो आपको भी देख रही है। बहुत मैं ये कह रही हूँ, आप मुझे ये बताइए शेट्टी साहब, एक सेकंड, जिलानी जी डिग्री आप लेके पर बैठे हुए हैं जिलानी कि जी, पत्रकार, जिलानी जी आप पर आरोप बाद में आया, पहले मेरे ऊपर आया, इसीलिए जरा पहले मैं एड्रेस कर लूं और उसके बाद आप कीजिएगा। सुनिए शेट्टी साहब, सुनिए शेट्टी साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये जनता आपको भी देख रही है। मैं कहती हूँ कि अगर बीजेपी कहती है कि 370 सीटें उसको मिलेंगी, सुनिए एक सेकंड साहब, अरे सुनिए ना शेट्टी साहब, सवाल तो सुन लीजिए। अगर बीजेपी कहती है कि 370 सीटें उसको मिलेंगी, 400 के पार एनडीए जाएगा, कांग्रेस अपनी सीटें बताए ना, आत्मविश्वास बताए उसका कहां पर खड़ा हुआ है इस वक्त। बताइए कितनी सीटें जीतेंगे सर 2024 में? 2024 में सीटें बताइए ना शेट्टी जी। अरे शेट्टी जी, कितनी सीटें जीत रहे हैं 2024 में? आपकी चैनल उसका सर 2024 में कितनी सीटें जीतेंगे आप? अपनी चिंता कर लीजिए। आपका गठबंधन तार हो चुका है, कोई साथ लेने को तैयार नहीं। आप बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। 9 सीटों में आपको उत्तर प्रदेश में निपटा दिया जा रहा है। कभी तो सर आत्ममंथन कर लीजिए। अरे कभी तो आत्ममंथन कर लीजिए शेट्टी साहब, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंबर बताइए कितनी सीटें जीतेंगे, नंबर बताइए कितनी सीटें जीतेंगे? हो चुकी है, नहीं बताएंगे आप, आपको खुद को नहीं पता, पर्ची नहीं आई कैसा? इंडियन आर्मी को
आप 4 साल में शेट्टी अग्निवीर साहब, बना रहे, शांत हो जाइए। 1.5 लाख लोग शेट्टी साहब, प्रोटेस्ट शांत कर रहे हो जाइए। जंतर मंतर में। अरे सर, मुंह पे पानी पॉज मार ले के जरा लीजिए, जाके एक पूछिए, पॉज ले लीजिए थोड़ा सर। क्रिटिसाइज करना सीखिए अरे पॉज ले गवर्नमेंट को। लीजिए शेट्टी ये नहीं साहब। कि सरकार का पूर्णिमा जी, गुणगान गा रहे बोलिए जिलानी क्या जी। बात कर रहे हैं? ये पॉज बार-बार नहीं ले रहे हैं। जिलानी जी को आप समय दे रहे हो। आप ही ऐसे बोल नहीं लीजिए होता बीच है। पूर्णिमा जी, में। देखिए सीटें नहीं बताएंगे ये लेकिन कांग्रेस आप- पार्टी का आप सीटें अहंकार, नहीं बताएंगे लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के, ये कांग्रेस हाँ, पार्टी का जो प्रवक्ता, मिश्रा जी, कांग्रेस आपको पार्टी के जो इतना प्रवक्ता हिम्मत हैं, होना उनका चाहिए अहंकार और कि उनकी आपको बदजुबानी सरकार से कांग्रेस पार्टी को सवाल आज पूछना धरातल पे चाहिए। लेके जा रही है। लैक्ट उनके बनी का अस्तित्व बात पे कर रहे सवाल हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार उठाया पे गया है बात किया। कि किधर ये गए लोग पैसे? ये नरेंद्र पैसे का मोदी जी आपने क्या भारतीय किया? जनता पार्टी पे पूछिए सवाल ना उठाते सरकार उठाते पत्रकारिता पे सवाल उठाते हैं, उसके बाद ये देश पे सवाल उठाते हैं, उस पे सेना पे सवाल अरे सवाल छोड़िए कर लेते जिलानी हैं। जी, उसको ये हम हालत हम हो भी गई काला है। टीका समझ लेंगे, क्योंकि छोड़िए। इनके पास ना तो हम भी इनके उसको काला पास टीका नीति समझ है लेंगे, कोई, कोई बात ना नहीं। इनके पास कोई नेता कोई है। बात नहीं। इन्होंने समीर इंडी जी, जल्दी गठबंधन से का जो closing सपना comment देखा और था, जोशी जी, उसके बाद आपके पास वो आऊंगी, मेरे नीतीश पास कुमार समय ने खत्म हो चकनाचूर गया। कर दिया। जिलानी साहब 2 आप सेकंड आपको पूछिए ना। रोकूंगी और समीर सर तो- आपके पास आते हुए जल्दी से कंक्लूसिव कमेंट आपकी तरफ से 10 सेकंड का। और सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ये चाहता है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और एक आम जनमानस के नाते मैं भी ये मानती हूं, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके की आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस एडिटर तरीके खुद की कहता है वोकैबुलरी कि हम लोग इनकी सपोर्ट देखने को करते हैं मिलती है और सरकार जिस को। तरीके की आप गंभीरता ये लोग बोलते रिफ्लेक्ट हैं करते हैं, इंटरव्यू। 2024 के चुनाव में विपक्ष या सरकार, इनकी पोजीशनिंग कहां है सर? देखिए पूर्णिमा जी, पूरा देश जानता है और देश की जनता भी जो देख रही है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा नीरस होने वाला है। ये एक तरफा होगा। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर भी बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के बाहर भी बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है। एक प्रधानमंत्री 10 साल के कार्यकाल बाद इस दावे के साथ कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन जो है वो 400 सीटें जीतने जा रहा है। यह उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बताता है कि देश के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया और ठीक है। देश की जनता का समर्थन उसके साथ है। ठीक है। उसी आधार और पर यह जितनी बात सीटें जीतेंगे प्रधानमंत्री उसी मोदी के कह रहे हैं। आधार पर सब कुछ तय होगा। जोशी जी जल्दी से बस एक जवाब आपसे और उसके बाद वाइंड अप करूंगी। शेट्टी साहब तो बता नहीं पाए, अब तो आप साथी हैं, बता दीजिए 2024 में कितनी सीटें लाने की तैयारी है? देखिए, मैं तो पूर्णिमा जी बहुत आश्वस्त हूँ। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी है जिसने नया आयाम जो है दर्ज किया है, और वो आयाम दर्ज किया है कि भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाकर, चाहे वो अजीत पवार हो जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 7,000 करोड़ का प्रभु, घोटाला करा है, और हमने भास्कर जी, देखा था। सीटें कितनी लाएंगे सीटें? देखिए हम बहुत जिम्मेदारी से इतना कहना चाहते हैं, यही अहंकार था भारतीय जनता पार्टी का जब 6 महीने पहले इन्होंने कहा था इंडिया साइनिंग हुई, चुनाव हुआ और देश की ठीक जनता है। ने कांग्रेस को लाया है। ठीक निश्चित है। तौर पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जनता की अदालत में। ठीक है सर, संघर्ष करिए, जनता आपके साथ है। इसमें- राहुल गांधी वैसे भी न्याय यात्रा इस वक्त कर रहे हैं, बीजेपी अपने होमवर्क अच्छा। पर लगी हुई है।